अरे कैपिटल कमांडेंट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज रात तो हम सबको फाइन वाइन मिल रही है। आज तो हम कैपिटल कमांडेंट के साथ दिल खोल के पिएंगे। कहने की जरूरत ही क्या है। आज तो हम उन्हें टेबल के नीचे गिराएंगे। सच में। शार्प वॉरियर्स जोर जोर से हंस पड़े। फौज में रैंक का सिस्टम सख्त होता है, पर जंग के मैदान में जो भाई भाई का रिश्ता बनता है ना, वो रैंक से कभी डिफाइन नहीं होता। जाओ फेंग उनका अफसर था, बट उससे ज्यादा वो उनका साथी, उनका भाई था। टेबल के नीचे जाओ फेंग हंसा। आओ फिर देखते हैं किसकी हिम्मत ज्यादा है। कमांडेंट कैंप में आज एक अलग ही रौनक थी। कोप से साफ करते हुए भी हवा में एक उत्साह, एक गर्माहट थी। आई रियली इनवी कमांडर जाओ के सोल्जर्स। उनके कैंप में सबको भाइयों की तरह ट्रीट किया जाता है। रैंक का वो सख्त माहौल फील ही नहीं होता। बिल्कुल। कमांडर जाओ खुद फ्रंट लाइन में दौड़कर गया था, तलवार उठाकर। हमारे कैपिटल कमांडेंट ने भी बैटल डायरेक्ट की, पर उसमें वो भाईपन का फील नहीं था। बाकी कैंप्स के सोल्जर्स कमांडेंट कैंप की लाइवलीनेस देखकर और भी जलन से भर गए। सब अफसर उस तरह नहीं होते जिस तरह जाओ फेंग अपने आदमियों को ट्रीट करता था। चिन हान सीमा पर सीनियर जनरल के कैंप में। पिताजी, वाह वाह, बढ़िया खबर, बहुत बढ़िया खबर। वांग बेन दौड़ता हुआ वांग जियन के टेंट में घुस आया। वांग जियन ने उसकी हेस्टी एंट्री देखकर भौं चढ़ा ली और गुस्से भरी नजर डाली। तभी वांग बेन को समझ आया वो ज्यादा ही एक्साइटेड आ गया था। तुरंत सीधा खड़ा हुआ, बो किया और गंभीर आवाज में बोला, जनरल ली ने विजय का रिपोर्ट भेजा है। बेन, तुम लगभग 30 साल के हो गए हो। इस उम्र में फूंक फूंक कर कदम रखना सीखो। तुम मेन जनरल हो, पर तुम्हें पता है ना ये पद कैसे मिलता है? वांग बेन तुरंत सीधा हो गया। पिताजी, मुझे याद है, लाओ आई की बगावत को शांत करने में मेरी भूमिका थी, पर असली वजह ग्रेट किंग का कृपा भार है। सीनियरिटी और मेरिट्स के हिसाब से मैं मेंग तिएन के सामने कुछ भी नहीं। वही तो। वांग जियन ने सिर हिलाया। जानते हो ग्रेट किंग ने हान पर हमला करने के लिए तुम्हें नहीं, ली तेंग को क्यों चुना? क्योंकि हमारे वांग परिवार को इतनी फेवर मिल चुकी है कि कोर्ट में लोग बातें करने लगे हैं। अगर मैं ही फिर से सेना लेकर निकल पड़ता तो बात बिगड़ सकती थी। बिल्कुल। वांग जैन की आवाज में गहरा भाव था। याद रखना बेटे, जितनी ऊंची कुर्सी होती है ना, उतना ही ज्यादा खतरा होता है। आज हमारा परिवार शान में है, कल एक गलती हुई तो हम सब मिट्टी में मिल सकते हैं। वांग बेन ने मजबूती से सिर हिलाया। मैं आपके शब्द हृदय में रखता हूँ पिताजी। अब जाके वांग जियन ने बैटल रिपोर्ट खोला। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। बहुत खूब। हान कैपिटल गिर चुका है। हान फेई और सारे ऑफिशियल्स ने सरेंडर कर दिया है। हान का राज्य अब समाप्त है। मैंने सोचा ही था। वांग बेन खिल उठा। ली तेंग ने ग्रेट किंग का भी मान रखा और मेरा भी। वांग जियन ने जोर से हंसा। हान कैपिटल को लेने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था, पर उसने 1 महीने पहले ही जीत हासिल कर ली। बड़ी विजय है। हाद और वयेदर सीना भेजना भी चाहें, अब कोई फायदा नहीं। हान का गिरना अब इरिवर्सिबल है। वांग बेन ने गर्व से कहा। जमीन बढ़ाना पिन आर्मी का सबसे बड़ा गर्व था। पर जब वांग जेन ने अगला पेज पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। बेटे, किंग ऑफ हान भाग गया है क्या? वांगबेन की आवाज डगमगा गई। एक राजा अपने कैपिटल को, अपने लोगों को छोड़कर भाग जाए, ऐसा राजा? राजा कैसा है? पूरे दुनिया के राजा एक तरफ, हमारे ग्रेट किंग एक तरफ, बाकी सब तो कायर मूर्ख है। बातें सही है पिताजी, पर किंग ऑफ हान अगर जाओ पहुंच गया तो वो उनके लिए हमला करने का सही बहाना बन जाएगा। ली तेंग को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अगर किंग सच में निकल गया तो उसका हाफ मेरिट कट जाएगा। वांग बेन चुप हो गया। तभी वांग जैन रुका। उसकी आंखें हैरान थीं। वांग बेन, डू यू नो हान कैपिटल के गेट्स किसने ब्रीच किए? किसने?
जाओ फेंग ने? जाओ फेंग? वही जो लॉजिस्टिक्स आर्मी से मेन कॉम्बैट यूनिट में ट्रांसफर हुआ था? बिल्कुल वही। वांगजियांग कैंप को वैनगार्ड बनाया गया था। 7-8 हजार लोग मरे, सिटी गेट फिर भी नहीं टूटा। पर जैसे ही जाओ फेंग वाला कैंप भेजा गया, उसने एक तलवार से गेट काट दिया। हान का सीनियर जनरल काओ यी, हान का चांसलर जांग पिंग, दोनों को उसने खुद मारा। हान कैपिटल को गिराने का असली श्रेय इस एक आदमी को जाता है। वांग बेन की आंखें फट गईं। ये आदमी इतना तेज है? लॉजिस्टिक्स आर्मी में उसका पहला काम लक हो सकता था, पर बाओ युएन का जो उसने पीछा किया था, वो ताकत और सोच दोनों का प्रमाण था। इस बार की जंग ने साबित कर दिया, ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वांग बेन धीरे से बोला, पिताजी, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही वॉरियर की इतनी तारीफ की थी, नॉर्दर्न फ्रंटियर के मेंग तिएन की, और अब जाओ फेंग? वांग जियन ने धीरे से कहा, तुम क्या जानते हो ये मुझे किसकी याद दिलाता है? किसकी? पुराने लॉर्ड उआन बाइकी की। वांग बेन शांत हो गया। ये सबसे बड़ा प्रशंसा पत्र था जो वांग जियन किसी को दे सकता था। वांग जियन, जिसका दर्जा पूरी पिन आर्मी में सबसे ऊंचा था, जिसने बाइकी के साथ जंग लड़ी थी, वही तमीज, वही स्ट्रेटेजिस्ट का जलवा उसे ज़ाओफेंग में नजर आ रहा था। चैप्टर 67 द फॉर्मर लॉर्ड वुआन। पिताजी, आप सच में इस ज़ाओफेंग को मारेंगे तो उन्हें पुराने लॉर्ड वुआन के बराबर मान रहे हो? बैंग बैन का चेहरा शौक से जम गया। अपने पिता को वो अच्छी तरह जानता था। उनके दिल में सबसे ज्यादा इज्जत किन के पुराने युद्ध देवता लॉर्ड वुआन बाइकी के लिए थी। लॉर्ड बुआन एक छोटे से फौजी पद से शुरू हुआ था। दुश्मनों के लाशों पर चढ़कर वो हमारी किन फौज का सर्वाधिक बलशाली कमांडर बना था, पर आखिर में वो भी चीपलों और चुगलखोरों की साजिशों से बच नहीं पाया। वैंग जियान की आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। मैं भी कभी लॉर्ड बुआन से सैन्य युद्ध कला के कुछ उपदेश पा चुका हूँ। मेरी नज़र में वो सिर्फ एक महावीर नहीं, बल्कि मेरा दूसरा गुरु है। ये कहकर उसके दिल में जगी गुस्से की आग और भड़क गई। पिताजी, वो सब पुरानी बातें हैं। वो लोग अब मर चुके हैं। लॉर्ड वुआन अब शांति से आराम कर सकते हैं। लॉर्ड वुआन ने अपनी पूरी जिंदगी मैदाने जंग को दे दी। उन्होंने किन के लिए अनेक विजयों का इतिहास बनाया। सिर्फ उनके नाम से दुश्मन देशों में कम पुट जाता था। फिर भी उन्हें अफवाहों और दरबार की घटिया सियासत से लड़ना पड़ा। तब से ही एक तलवार मेरे सर पर लटकती रही है। बेन, तुम और मैं, हम दोनों को ये बात हमेशा याद रखनी होगी। दरबार की राजनीति से हमेशा दूर रहना। सैनिकों की तलवारों से बचना आसान है, पर निकम्मे आदमियों की साजिशों से बचना मुश्किल। वैंग बेन ने सीधा होकर कहा, मैं याद रखूंगा। चलो, बात यहीं समाप्त। वैंग जियान ने हाथ हिलाकर विषय बदल दिया। जाओ फेंग को मुख्य कैंप में लाना बिल्कुल सही फैसला था। शहर पर पहली चढ़ाई उन्हीं की थी। ये बड़ा सम्मान है। कैपिटल कमांडेंट से ऊपर का पद तभी मिलता है जब शाफू सिफारिश करे और राजा जी का आदेश आए। ये रिपोर्ट सच्चाई के साथ राजा जी को भेजनी होगी। निश्चित। वैंग जियान ने रिपोर्ट वापस उसके हाथ में दे दी। मैं तुरंत इसे सियांगयांग एक्सप्रेस कुरियर से भिजवा देता हूँ। रुको। वैंग जियान की आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। पिताजी, कोई और निर्देश? तुम्हारी बहन का क्या हाल है? वैंग जियान की आंखों में चिंता उभर आई। वो सियांगयांग पहुंच गई होगी, आप चिंता न करें। वैंग बेन मुस्कुराया, पर वैंग जियान के चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी हो गई। मैं उसका बहुत उधार मानने लगा हूँ। वैंग जियान ने ठंडी सांस भरी। पिताजी, हमारी वैंग परिवार पर राजशक्ति का बोझ हमेशा रहेगा। न मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ न बहन। वैंग बेन धीरे बोला, पर मिस्टर फुसू एक दयावान आदमी है। उम्र भी बहन के आसपास है। अगर वो शादी करें तो इज्जत और सुख दोनों मिलेंगे। और वो राजा जी के पहले पुत्र हैं। किसी दिन वो किन के राजा बनेंगे। बहन एक दिन किन की महारानी भी बन सकती है। ये हमारे परिवार के लिए उत्तम रिश्ता है। पर ये अच्छा हमारे लिए है, उसके लिए नहीं। वैंग जियान ने थक कर कहा, चलो छोड़ो, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। बस ये बोझ मैं अपने मन पर रखता हूँ। बहन समझ जाएगी, वैंग बेन ने कहा। युद्ध परिवार में जन्म लेने का मतलब ही होता है कि अपनी मर्जी का अधिकार कम होता है। बस करो। वैंग जियान ने विषय समाप्त किया।
लीटंग को संदेश भेजो। चाहे हान का राजा फरार हो गया हो, वो हान की सीमा से बाहर नहीं गया होगा। किसी भी कीमत पर पकड़ो। अगर वो बच गया तो अंजाम बहुत भयंकर होंगे। वैंग बैन घुटनों तक झुक गया। समझ गया। हॉन कैपिटल शिनजेंग। किन सेना शहर के अंदर अपने कैंप में थे। कैंप के बीच जाओफंग ने हाथ में शराब का बड़ा घड़ा उठाकर गरज कर बोला, भाई लोगों, शहर की दीवार तोड़ने वाले हम सबको जनरल ली ने बड़ा इनाम दिया है। आज ढेर सारी दारू और ढेर सारा मांस है। जम के खाओ पियो दिल खोलकर। तो हमारे कैपिटल कमांडेंट की जय। हा हा हा, चीयर्स। 4000 से ज्यादा शाप वीरों ने जोर से हंसकर अपने घड़े उठाए। जाओफंग ने पहला घड़ा एक ही बार में आधा खाली कर दिया। पूरा कैंप उसका अनुकरण करने लगा। हा, आज की शराब बुरी नहीं, जाओफंग ने मुंह पोंछकर कहा। हान के राजमहल की असली शाही शराब है, पर फिर भी ठीक वो जोर नहीं जो होनी चाहिए। कमांडर, क्या आपने इससे बेहतर शराब कभी चखी है? ये तो दुनिया की बेहतरीन शराब मानी जाती है। बिल्कुल चखी है, जाओफंग हंस पड़ा। एक ऐसी शराब है जो दुनिया में सबसे उत्तम है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कौन सी शराब? सारी सैनिक एक साथ उसकी तरफ झुक गए। हा, नाम बताऊंगा भी तो तुम नहीं जानते। बस इतना समझ लो, स्वर्ग का अमृत है। इस जमाने की शराब कमजोर डिस्टिलेशन की वजह से अधूरी थी। जमाने की सीमाएं ही ऐसी थीं। कमांडर हमें ठग रहे हैं। आज रात उसे पीने में हरा देना है। हा, युद्ध में तो वो शेर है, पर दारू में हम उनको धम से गिरा देंगे। कैंप में धूम मच गई। हर कोई जाओफंग को पिलाने के लिए आगे बढ़ रहा था। आज उनकी यूनिट के लिए ये एक विशेष त्योहार था। जाओफंग ने किंग ऑफ हान को पकड़कर बेमिसाल युद्ध जीत हासिल की थी। पुरस्कार में उनको एक दिन का पूरा विश्राम और शाही दरबार की शराब मिली थी। उधर ल्यूवू के कैंप में भी। वहां भी 2000 शापवीर मांस खा रहे थे, पर माहौल बिल्कुल फीका। सभी को पता था, अगर जाओफंग ने शहर का द्वार नहीं तोड़ा होता तो पूरा वैंगार्ड सेना काट दी जाती। उनका जो कुछ मिल रहा था सिर्फ जाओफंग की देहनत का परिणाम था। काश मैं कमांडर जाओ के कैंप में होता। वहां तो एक अलग ही जोश है यार। कमांडर जाओ अपने हर आदमी को अपना भाई मानता है। हमारा कमांडर उसके सामने कुछ भी नहीं। हम वैंगार्ड थे, सबसे पहला मौका हमारे पास था, पर हमसे दीवार ही नहीं टूटी। उनमें हार की चुभन थी, और जाओफंग की तरफ एक जलती हुई आस, प्रेरणा। चैप्टर 68। ल्यू वू के शार्प वॉरियर्स दूसरे कैंप की हंगामा भरी धूमधाम को दूर से घूर घूर कर देख रहे थे। उनके चेहरे पर बस जलन। ल्यू वू भी ये सब देखकर चुप नहीं रह सका। उसका ऊपर का शरीर पूरा पट्टी से बंधा हुआ था। चोट अभी ही संभाली थी। हाँ, वो गहरी सांस लेकर थोड़ा झुक गया। वांजियांग कैंप को सामूहिक युद्ध सम्मान जरूर मिला था, पर असली श्रेय कैंप का हर आदमी जानता था जाओफेंग का। अगर जाओफेंग ने शहर का द्वार ना तोड़ा होता तो ल्यू वू की लाश अब तक हवाओं में ठंडी हो रही होती। तभी धीरे धीरे कदम रखता हुआ चेन टाओ आ गया। उसने एक ही नज़र में ल्यू वू का उतरा हुआ मुंह देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ? चेन टाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। थोड़ी सी जलन हो रही है जनरल। ल्यू वू झट से उठकर पूरी श्रद्धा से झुका। उठो, चेन टाओ ने हाथ हिला दिया। फौज में सब कुछ क्षमता से होता है, ल्यू वू ने शर्म से कहा। इस बार मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। हन कैपिटल को ब्रीच नहीं कर सका। बिल्कुल सही कहा तुमने, चेन टाओ ने तीखा सा सच बोल दिया। फौज में काबिल लोग ही आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई को देखो तो ना सिर्फ तुम बल्कि मैं भी जाओफेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। लॉजिस्टिक सेना से लेकर सीधा कैपिटल कमांडेंट तक का सफ़र वो अपनी असली क्षमता से ही यहाँ तक पहुँचा है। उसका भविष्य तुम और मैं दोनों सोच भी नहीं सकते। ल्यू वू थोड़ा झिझक कर बोला, जनरल, पहले आपने मुझे वैनगार्ड बनाया और जाओफेंग को सपोर्ट में। क्या इससे उनके दिल में कोई दुश्मनी हो सकती है? उसके दिमाग में कल की बातें फिर से घूम गई। उसकी अपनी अकड़, उसका तुम बस मेरा साथ देना वाला एटीट्यूड। आज सोचता था तो शर्म से चेहरा तप रहा था। चेन टाओ ने हल्का सा हंसा। तुम्हें वैनगार्ड बनाना मेरा एक हिस्सा फ़ायदा भी था, और दूसरी बात वो सीधा और सही फैसला भी था। मुझे तुम्हारी ताकत पता थी, पर जाओफेंग तो अभी अभी कमांड लेने आया था। मैं उसकी क्षमता कैसे पहचानता? इस फैसले पर तो शान जियांगजुन भी कोई एतराज़ नहीं करता। और फिर वो रुक कर बोला, जाओफेंग ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता। तुम ज़्यादा सोच रहे हो।
लियू वो ने हल्की सी राहत की सांस ली। अच्छा हुआ। चलो, अब जब जाओ फेंग ने किन के लिए इतना बड़ा काम किया है तो हम दोनों को जाकर उसे बधाई देनी चाहिए। जी, लियू वो ने तुरंत तैयारी दिखाई। उसे पता था अगर आज उसने बधाई देने नहीं गया तो वो अपने लिए एक जीवित शत्रु पैदा कर लेगा। किन की फौज में कानून कठोर थे और अब जो जाओ फेंग की ताकत, प्रतिभा और अवसर बढ़ गए थे तो कौन उससे दुश्मनी लेता। जाओ फेंग का कैंप, हंगामा और खुशी चरम पर। पियो, चीयर्स, तारे तक हिल जाएं, ऐसी मस्ती चल रही थी। इसी बीच चेंटाओ और ल्यूवू अंदर आए। कमांडर, वेक वन ने धीरे से जाओ फेंग के पास आकर कहा, जनरल चेन और कैपिटल कमांडेंट लियू आ गए हैं। जाओ फेंग ने घड़ा रख दिया और खड़ा हो गया। तुम लोग पीते रहो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जैंग हान ने वेक वन से हंसी दबाते हुए पूछा, मिस्टर वे, आपको क्या लगता है ये दोनों हमारे कमांडर से क्या चाहते हैं? वेक वन ने एक लंबी घूंट पी और शराब से भरी नज़र से बोला, क्या सोचना, सीधी बात, माफ़ी मांगने आए हैं। कल देखा नहीं उनका अंदाज, ऐसे बोल रहे थे जैसे शहर वो अकेला तोड़ देगा और हमारे कमांडर को बस पीछे सफाई करनी है। और हुआ क्या? अगर हमारे कमांडर ने चार्ज ना मारा होता तो इनके पूरे कैंप की आत्मा ऊपर जा चुकी होती। अब पूरी फौज जानती है हमारे कमांडर ने शहर ब्रीच किया और राजा तक को पकड़ लिया। आगे उनका भविष्य तेज तर्रार है, तो आज ये सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं। जैंग हान ने हंसकर कहा, मिस्टर वे की नज़र हमेशा सही होती है। फौज है यार, यहाँ ताकत बोलती है। लोग जितना भी हसद करें, असल में तो सब दिल से जलन रखे बैठे हैं। जाओ फेंग दोनों कमांडर्स के पास जाकर झुका। ये अधिकारी जनरल चेन को प्रणाम करता हूँ। चेन टाओ ने तुरंत कहा, कमांडर जाओ, ये सब फॉर्मेलिटीज छोड़ो। तुमने किन के लिए महान कार्य किया है। मुझे लगता है जल्द ही तुम्हारा पद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। जाओ फेंग ने मुस्कुराकर कहा, जनरल चेन, आप मुझे कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं। तभी लियू वो आगे बढ़कर गहरी प्रणाम की स्थिति में झुककर बोला, कमांडर जाओ, धन्यवाद। अगर आपने शहर ना तोड़ा होता तो मैं हन की सेना के हाथों मर चुका होता। कमांडर लियू, ये कुछ ज्यादा हो गया। जाओ फेंग ने हल्का सा हंसा। युद्ध में दुश्मन के सामने दौड़कर जाना तो हम किन सैनिकों का फर्ज है। चाहे आप होते या कोई और, मैं फिर भी चार्ज करता। फिर भी आपने मेरी जान बचाई, कृपया ये वंदना स्वीकार करें। ये कहकर ल्यूवू घुटनों पर गिर गया और गहरी नमस्कार की। जाओ फेंग ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ने लगा। कमांडर लियू, ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन ल्यूवू जमीन पर ही रहा। ये झुकाव दुआ के रूप में भी है और मेरी पुरानी अकड़ के लिए क्षमा भी। उसकी आवाज़ सचमुच सच्चाई से भरी हुई की। जाओ फेंग ने जोर से उसे खड़ा किया। हम साथी हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज मत करो। लियूवो ने दोबारा झुककर कहा, धन्यवाद कमांडर जाओ। जाओ फेंग ने बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके दिल में सब कुछ एकदम साफ था। लियूवो सिर्फ डर रहा था बदले से। उसने कोई खास नुकसान नहीं किया था, बस ज्यादा अकड़ दिखाई थी। जाओ फेंग पैटी बातों का बदला नहीं लेता, पर अगर कोई साजिश करे तो वो इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। उसका बदला तीखा, सही और तुरंत होता है। हाँ, जनरल चेन, कमांडर लियू, जाओ फेंग ने निमंत्रण दिया। जब आ ही गए हो तो थोड़ा साथ पी लो। अरे नहीं, चेन टाओ हंसा। आज का दिन तुम्हारे कैंप के लिए खास इनाम का दिन है। हम तो बस बधाई देने आए थे। हमें अभी कुछ सेना का काम देखना है, हम चलते हैं। दोनों मुड़ गए। जाओ फेंग ने उन्हें रोकना ठीक नहीं समझा। वो वापस अपने कैंप में लौट आया। भाई लोगों, जाओ फेंग जोर से गरजा, चलो फिर से शुरू करते हैं, पियो, चीयर्स। हंगामा फिर से आसमान छूने लगा। पहली बार ऐसा उत्सव देखकर जाओ फेंग ने खुलकर मजा लिया। देखा, आज तो ल्यूवू पूरा झुककर आ गया। कल देखने लायक था उसका नखरा, और आज पूरा जमीन पर। जैंग हान ने मजाक उड़ाया। वेक वन ने शराब घुमाते हुए कहा, हालात इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर वो शहर तोड़ता तो आज हमें ही उसकी शराब पीनी पड़ती। जाओ फेंग बस हल्की सी हंसी से सबको शांत कर गया। छोड़ो यार, सब साथी हैं, इतना भाव मत दो। सत्ता और ताकत, ये दोनों शब्द अपने आप में पूरा विश्व समेटे हुए थे। रात देर तक जाओ फेंग अपने क्वार्टर में लौट आया। बेड पर सीधा लेट गया। शराब का नशा नहीं चढ़ा था, पर उत्साह वो चरम पर था। 4 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट्स, और आज शरीर दफन करते समय मेरे शार्प वॉरियर्स ने जो एट्रीब्यूट्स इकट्ठी किए, अभी तक क्लेम ही नहीं किए। उसकी आंखों में हल्का सा चमक उभर आई।
चैप्टर 69 ओपन ट्रेजर चेस्ट, माँ जाओ और उसकी बेटी। 4 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट्स। और आज शार्प वॉरियर्स ने जो लाशें दफन की हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। जाओ फेंग ने सोचा, बस इस बार किस्मत धमाका कर दे। वो तुरंत अपने सोल्जर्स के बरी किए हुए बॉडीज के एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करने लगा। क्लेम पिक्ड अप एट्रीब्यूट्स। पैनल ने तुरंत प्रॉम्प्ट दिखाया, आपकी ट्रूप्स ने 6,790 लाशें दफन की। टोटल 679 एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन हुए। स्ट्रेंथ प्लस 168, स्पीड प्लस 139, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 96, स्पिरिट प्लस 88, लाइफ स्पैन प्लस 188 दिन। डिटेल लिस्ट एक एक करके सामने आ गई। जबरदस्त। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ आज का लाइफ स्पैन ही आधा साल बढ़ गया। फौज की ताकत का असली फायदा यही है। काश फेट ऑफिशियल सील का पावर कभी बदल जाए। अगर लाशें दफन करने की जगह सीधे मरे हुए दुश्मनों से एट्रीब्यूट्स कलेक्ट होने लगे तो जिंदगी सेट हो जाए। तभी एक और प्रॉम्प्ट उभर कर सामने आया। बड़े युग प्रवाह का पालन करते हुए और किंग ऑफ हान को पकड़ने पर आपको डेस्टिनी प्राप्त हुई है। रिवॉर्ड 1 सेकंड ऑर्डर चेस्ट। जाओ फेंग की आंखें तुरंत चमक उठी। सेकंड ऑर्डर चेस्ट, पहला असली सबसे बड़ी क्वालिटी का। इस चेस्ट का सबसे सस्ता आइटम भी सेकंड ऑर्डर का होगा, मतलब कमाल का लूट। सच्ची में अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। वो किंग ऑफ हान को मार भी सकता था, पर दिल ही दिल में समझ गया था, जिंदा रखना ज्यादा मुनाफा देगा। ऊपर से किसी राजा की जान लेना हमेशा ही मुश्किल और खतरनाक होता है। एक राजा की डेस्टिनी इस कदर शक्तिशाली होती है, इसीलिए सेकंड ऑर्डर चेस्ट मिला है। आगे 5 और राज्यों के राजा हैं, काश मैं उन्हें भी अपने हाथों से कैप्चर करूं, उनकी डेस्टिनी और भी बड़ी होगी। जाओ फेंग और भी एक्साइटेड हो गया। 4 फर्स्ट ऑर्डर, 1 सेकंड ऑर्डर, भगवान करे इस बार कुछ धमाकेदार मिले। वो बोल उठा, ओपन ऑल ट्रेजर चेस्ट्स। पैनल पर प्रॉम्प्ट्स एक के बाद एक छा गए। फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट ओपनड, ऑब्टेन्ड 1000 taels of gold. First order treasure chest opened, obtained intermediate medical skills. First order treasure chest opened, obtained map of Shenzhou. First order treasure chest opened, obtained mysterious order low grade martial technique Gale's Sword skill. Second order treasure chest opened, obtained earth rank low grade martial technique 100 paces flying sword. जाओ फेंग ने पहले 3 रिवॉर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर किया। उसकी नज़र सीधे 2 मार्शल टेक्निक्स पर टिक गई। 2 मार्शल टेक्निक्स, और उनमें से एक अर्थ रैंक। इस बार तो किस्मत टॉप गियर में है। आजकल उसके एट्रीब्यूट्स आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा थे। वो वैसे भी बैटलफील्ड पे तूफान मचा देता था, अब टेक्निक्स मिल गई तो उसका पावर फिर एक लेवल ऊपर चला जाएगा। लर्न गेल स्वॉर्ड स्किल, लर्न 100 पेसेस फ्लाइंग स्वॉर्ड। एक हल्का सा डिवाइन ग्लो उतरा और दोनों मार्शल आर्ट्स का ज्ञान सीधा जाओ फेंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भर गया। फिर अनविलेज में सुबह के पहले पहले सूरज की लाली में एक लाल सी फीकी पड़े हुए लंबी स्कर्ट पहने एक लड़की हाथ में मेडिसिन बास्केट लिए धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही थी। रास्ते में खेत की तरफ जाते गांव वाले उसे मुस्कुराते हुए सलाम कर रहे थे। मिस येंग, हर्ब्स लेकर लौट रही हैं? जी ली चाचा, सुबह के टाइम हर्ब्स फ्रेश मिलते हैं और आज तो थोड़ी मॉर्निंग ड्यू भी कलेक्ट कर पाई हो। अच्छा, वैसे तुम्हारी दवा से मेरे पैर का दर्द काफ़ी बेहतर हो गया है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, हाथों में खुदा का दिया हुआ शिफा। ली चाचा, पैर को रोज़ पोल्टिस लगवाना होगा। काम के बाद मेरी झोपड़ी पे आ जाइएगा, मैं लगा दूंगी। गांव वाले मुस्कुराते, खुश होकर उससे बात करते। लड़की की बूंद में बंधी जुल्फें, सादे से कपड़े, फीका लाल स्कर्ट, पर उसकी साफ सुथरी कोमल नेचुरल खूबसूरती किसी चेहरे से छुप नहीं पाती थी। रास्ते भर लोग उसे प्यार से बुलाते। मिस येंग, हर्बल टी खत्म हो गया, जल्दी देना। मिस येंग, जो कपड़ा और तेल मंगा था वो शहर से ले आया हूँ। वो सबको प्यार से जवाब देती, जैसे ये सब उसके लिए रोज़ का ही हिस्सा हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक पुराना सा कोर्टयार्ड पहुंची, गेट खोला और अंदर गई। कोर्टयार्ड में कुछ मुर्गे और बत्तख दौड़ रहे थे।
अंदर एक जवान शादीशुदा औरत बुन बंधे हाथ में विनोइंग बास्केट पकड़े मुर्गों को दाना डाल रही थी। मिस यिंग, माँ मैं आ गई। और वो औरत पलटी हल्की सी मुस्कान के साथ। वो लगभग 30 साल की होगी, पर चेहरे पर कमजोरी और बीमारी की धूल सी छाई हुई थी। खूबसूरत थी, लेकिन एक दुख भरे हसीन चेहरे की तरह। यिंग कहीं पहाड़ के अंदर तक तो नहीं चली गई थी? बाहर ही हर्ब्स चुनना, जंगल के अंदर मत जाना, कहीं जानवर न मिल जाए। अरे माँ, रोज रोज यही बोलती हो। मैं कभी अंदर नहीं जाती, सिर्फ पहाड़ के किनारे तक ही। बस बेटा, बात सुन लिया कर। तुम्हारे भाई की भी कोई खबर नहीं, सुबह शाम डर लगता रहता है। चिंता मत करो माँ, आप ही ने सिखाया था, चिंता से बीमारी बढ़ती है। भाई बिल्कुल ठीक होगा। और तभी पता चलता है ये दोनों और कोई नहीं, जाओ फेंग की माँ मिसेस जाओ और उसकी छोटी बहन जाओ यिंग हैं। मिसेस जाओ का चेहरा फिर उदास हो गया। वो सेना में भर्ती किया गया है, दिल घबराता रहता है। विलेज चीफ से खबर पूछवाई थी ना, जल्दी जवाब आ जाएगा। माँ, भाई ठीक ही होगा। मिसेस जाओ ने धीरे से सिर हिलाया। 10 महीने हो चुके थे, बस दुआ ही उनके पास सहारा थी। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट आई। एक बूढ़ा आदमी उन दोनों की तरफ आ रहा था। उसी वक्त एक बूढ़े आदमी धीरे धीरे कोर्टयार्ड की तरफ आते दिखाई दिए। वो दादा, भाई की कोई खबर मिली? जाओ विंग खिल उठी। तुरंत गेट खोलो और आंखों में उम्मीद चमक उठी। अरे वाह, इंगर वैसे ही तेज होश रही। बूढ़े आदमी विलेज चीफ वू ने प्यार से कहा। फिर उसकी नज़र बेचैन खड़ी मिसेस जाओ पर आई। विलेज चीफ, फेंग कैसा है? मिसेस जाओ की आवाज़ हल्की सी लरज रही थी। लगभग 10 महीने से कोई संदेश नहीं। आर्मी में भर्ती होने के बाद न जाने उसे नॉर्दर्न फ्रंटियर भेजा गया हो या किसी और सरहद पर भेज दिया हो, हर सोच उसके दिल को चुभ रही थी। मैंने बहुत ढूंढ खबर ली, विलेज चीफ वू ने कहा। जाओ फेंग के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं मिली, पर लगता है उसे लॉजिस्टिक्स आर्मी में असाइन किया गया है। लॉजिस्टिक्स आर्मी? मिसेस जाओ के चेहरे पर हल्की सी रोशनी आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। लॉजिस्टिक्स आर्मी का सर्विस टर्म तो 2 साल का ही होता है, मतलब बस थोड़ा सा ही टाइम और। लगता है आपको किन की सेना के ब्रांचेस का काफ़ी ज्ञान है, वो दादा हंसी के साथ बोले। जाओ विंग ने खुशी से कहा, माँ देखा, मैंने बोला था ना, भाई बिल्कुल ठीक होगा। उनके पतले पतले हाथ पैर देखकर ही पता था उन्हें फ्रंटलाइन पे तो भेज ही नहीं सकते। अपने भाई के बारे में ऐसे बात करते हो? मिसेस जाओ ने उसे आंखों से टोक दिया, लेकिन उनकी बेचैनी का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। फ्रंट लाइन नहीं जाना, बस यही सबसे बड़ी राहत थी। उनके लिए कोई टाइटल, कोई ऑनर इम्पॉर्टेंट नहीं। वो बस अपने बेटे को जिंदा, ठीक खड़े ठाक घर लौटते देखना चाहती थीं। जाओइंग ने जबान निकालकर हल्की सी शरारत दिखाई। ये उसका असली रूप था जो वो सिर्फ माँ और भाई के सामने ही दिखाती थी। तब विलेज चीफ वू थोड़ा ठहरे, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर हिचकिचाते हों। विलेज चीफ, जो भी कहना है कह दीजिए, मैं संभाल लूंगी, मिसेस जाओ ने तुरंत कहा। किन ने हान पर पूरी तरह से अटैक शुरू कर दिया है, वो दादा ने धीरे से कहा। जाओ फेंग जिस लॉजिस्टिक्स आर्मी में है, वो भी शायद हान की तरफ ही गई होगी। मिसेस जाओ का जिस्म हल्का सा कांप गया, पर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और मुस्कान जैसी एक रेखा खींच दी। कोई बात नहीं, लॉजिस्टिक्स आर्मी फ्रंटलाइन नहीं होती, उससे खतरा नहीं होगा। बिल्कुल, वो दादा ने तसल्ली दी। बैटलफील्ड पर लॉजिस्टिक्स आर्मी का काम होता है लाशें हटाना, सामान पहुंचाना, ज्यादा खतरा नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारा जाओ फेंग हमेशा ही चालाक और जुगाड़ू रहा है, पराये देश में संभाल लेगा। 1 साल और रुक जाओ, फेंगर वापस आ जाएगा। शाह विलेज 500 के आसपास की आबादी सुनने में ज्यादा लगती थी, पर इसमें बच्चे बुजुर्ग सब शामिल थे। पुराने जमाने से डिवाइन लैंड हुआक्शा के लोग एक साथ रहने के आदती थे। गांव कभी आसानी से बिखरते नहीं थे। जाओ परिवार का गांव में खास दर्जा था। माँ और बेटी दोनों ही कमाल की हकीम। गांव वाले छोटी बड़ी हर बीमारी में उनके पास आते। पैसा नहीं मांगती थी, सिर्फ थोड़ा अनाज, थोड़ा तेल या घर की जरूरी सामान।
पड़ोसी गांव से भी लोग आते, क्योंकि काउंटी टाउन के डॉक्टर से ज्यादा बेहतर इलाज इन दोनों के हाथ में होता था। इसीलिए जाओ माँ बेटी का गांव में बहुत सम्मान था। जाओ फेंग की आर्मी में होने के बाद माँ बेटी अपना जमीन का काम खुद नहीं संभाल पाती थीं, पर गांव के ताकतवर आदमी खुद से आकर उनकी मदद करते। कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ उन दोनों की नेकी का बदला। मिसेस जाओ ने धीरे से सिर हिलाया। दिल अभी भी भारी था, पर लॉजिस्टिक्स आर्मी का सुनकर थोड़ा सा सुकून मिला था। वो दादा, जाओ इंग ने क्यूरियस होकर पूछा, सिपाही को एनुअल सैलरी मिलती है ना? भाई को 10 महीने हो गए, उसकी सैलरी क्यों नहीं आई? पहले तो हर सीजन पे पैसे मिल जाते थे। केन अब जंग में है, विलेज चीफ वो हंसकर बोले। जब पूरा देश जंग लगाता है तो सरकार का सारा धन साधन आर्मी में लगता है। सैलरी थोड़ी देर से हो जाती है, जंग खत्म होते ही मिल जाएगी। आई वंडर, भाई की एनुअल सैलरी होगी कितनी? जाओइंग ने शिद्दत से सोचा। वो दादा हंस पड़े। अरे उम्मीद इतनी नहीं रखनी चाहिए बेटा, मैं भी फौज में था, प्रेफेक्चर सोल्जर। लॉजिस्टिक्स आर्मी को सैलरी और बेनिफिट्स शार्प वॉरियर्स के सामने कुछ भी नहीं मिलता। ऑर्डिनरी प्रेफेक्चर सोल्जर्स से भी कम होता है। हाँ, जाओइंग का दिल हल्का सा टूट गया। फिर उसने पूछा, तो सिर्फ ये फर्क है कि शार्प वॉरियर्स लड़ते हैं और लॉजिस्टिक्स वाले नहीं? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। वो दादा ने समझाने लगे। शार्प वॉरियर्स को मिलिट्री मेरिट मिलती है, टाइटल्स, जमीन, सब कोर्ट देता है। एक छोटा सा टाइटल शार्प वॉरियर भी अपने परिवार को आराम से पाल सकता है। वो दादा, आपके घर की जमीन भी कोर्ट ने दी थी? जाओइंग ने पूछा। वो दादा ने दाढ़ी को सुहाया और हंसकर कहा, हाँ, मैं प्रेफेक्चर सोल्जर था, पर मेरे पास भी टाइटल था, इसीलिए कोर्ट ने हमें जमीन दी। यही फर्क है। शार्प वॉरियर्स देश के लिए लड़ते हैं, नाम कमाते हैं। लॉजिस्टिक्स आर्मी बैटलफील्ड साफ करती है। उनके मौके कम होते हैं, उनका दर्जा भी नीचे होता है। जाओइंग ने आधा समझते हुए सिर हिलाया। पहली बार उसने इतना डिटेल सुना था। पर मुझे तो बस यही चाहिए कि भाई ठीक ठाक घर लौट आए, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो दादा जोर से हंस पड़े। तुम दोनों की मेडिकल कला तुम्हारा सहारा है बेटा, पर बहुत सारे घरों के पास कुछ नहीं होता। उनके लिए शार्प वॉरियर बनना ही एक रास्ता होता है, सैलरी से परिवार चलता है। पर चलो छोड़ो, जाओ फेंग 1 साल में ज़रूर वापस आ जाएगा। सैलरी की चिंता मत करो, जब सरकारी दफ्तर से पैसा आएगा मैं विलेज चीफ खुद दे दूंगा, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू वो दादा, जाओइंग ने शुक्रिया अदा किया। आज आप नहीं आते तो माँ तो बीमार हो जाती चिंता में।